हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में हम अब करेंगे EORO टेस्ट नंबर 4। आज हमारा होने वाला है चौथा टेस्ट। हमने पहले है वो 3 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं ली है तो आप ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि हमारे एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चन फॉर्मेशन किस प्रकार होने वाली है और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारा अगले टेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञाबाण के संपादक थे। आज्ञाबाण जो कि जीके का क्वेश्चन है, के संपादक थे जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी और ऋषिधन मेहता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जय नारायण व्यास है वो संपादक थे आज्ञाबाण के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित नहीं किया जा सकता यदि मुख्यमंत्री अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर दे, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर दे, यदि केंद्र सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से हटाकर वह विकास प्राधिकरण का गठन कर दे, और सभी सत्य है। तो हमें इसमें से जो सही है वो बताना है। तो आप सभी को पता है कि किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित नहीं किया जा सकता, तो मुख्यमंत्री अधिसूचना द्वारा या राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, दोनों सेम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, क्योंकि जो भी अधिसूचनाएं होंगी वो किन के अकॉर्डिंग, किन के नाम से होंगी, राज्यपाल के। हाँ, अगर हम देखें तो सही में वो जो है वो करता तो मुख्यमंत्री है, लेकिन किसके नाम से होती है, राज्यपाल के साइन और सिग्नेचर से होती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक निर्दिष्ट नहीं करता, राज्यपाल करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सी में क्या गलती है कि इसमें यहाँ केंद्र सरकार दे रखा है, अगर यहाँ पे राज्य सरकार होता तो ये आपका भी सही होता कि यदि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से हटाकर वहां विकास प्राधिकरण का गठन कर दे तो हाँ वो कर सकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, हमें बताना है कि कथन और कारण सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो आपके कथन और कारण दोनों सही हैं, और आपका जो कारण है वो कथन की पूरी तरह व्याख्या करते हैं, यानी स्पष्टीकरण करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर है वो ए का मान्य स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था, यानी कहाँ किया था, सवाई मानसिंह स्टेडियम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेडियम में, विद्याधर नगर स्टेडियम में और रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, नगरपालिका की स्थापना और निगमन का उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 5, धारा 9, धारा 10 और धारा 3। तो नगरपालिका की स्थापना और निगमन की हम बात करें तो ये हमारा होगा धारा 5 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम तीनों धाराएं और देख लेते हैं। धारा 9, धारा 9 में क्या है, धारा 9 में वार्डों का विभाजन है, वार्डों का विभाजन विभाजन। और हम बात करें धारा 10 की, तो धारा 10 में क्या है, वार्डों का निर्धारण, वार्डों का निर्धारण। अब इसमें वार्डों का निर्धारण है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि जो वार्डों का निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। अब आप मान लिए कि ये नगरपालिका है, ठीक है, तो इसमें वार्ड का जो निर्धारण होता है वो कहाँ से और कहाँ तक होता है, तो ये होता है उत्तर पश्चिमी कोण से स्टार्ट होता है। यानी जो वार्ड नंबर 1 होगा वो यहाँ होगा, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ऐसे इस साइड से ऐसे बनेंगे, यानी वार्डों का निर्धारण है वो आपके उत्तर पश्चिम कोण से होता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो धारा 10 में वार्डों का निर्धारण है और धारा 9 में वार्डों का विभाजन है, ये दोनों एक साथ है तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। धारा 3 की बात करें तो धारा 3 में क्या है, परिसीमन।
धारा 3 में क्या है, परिसीमन। तो मैंने आपको 5 धाराएं हैं वो करवा दी हैं। धारा 5 में क्या है आपका, धारा 5 में है नगर पालिका की स्थापना और निगमन, धारा 9 में वार्डों का विभाजन, धारा 10 में वार्डों का निर्धारण और धारा 3 में परिसीमन। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मैं आपको है वो आज है वो 1 से 10 धाराएं हैं वो याद करवा दूंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन सत्य है, कथन असत्य है वो बताना है, यानी इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में आता था। इनमें से कौन सा है वो आपका सही है। तो इसमें बी की बात करें, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, आपका सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित हुआ था, हाँ 1960 में है वो बम्बई से अलग होकर गुजरात बना था, ये मैंने आपको कल भी बताया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में आता था। तो ये तीनों सही है। आपका गलत कौन सा हो गया, असत्य हो गया ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनके सारे के सारे ऑप्शन है वो आराम से डिटेल से देखेंगे और ये भी देखें अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आसपास कितने क्वेश्चन है वो बन सकते हैं और किस प्रकार बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 4, 5, 6 और 7। ये तो सभी को पता है, जो अपने राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करा है सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, 7 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगर आपको पता है कि 7 चरणों में हुआ है, लेकिन आप ये मत समझना कि इतने इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आते। ये क्वेश्चन है आपके अभी पीछे ही एग्जाम में जो वन रक्षक का एग्जाम था उसमें आया हुआ है, तो आप ये सोचकर मत देखना कि ये इजी है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के परिसीमन के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। क्या बताना है, असत्य। आप जब भी क्वेश्चन करें आप देखना आपके पार्ट बी से ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे। सत्य असत्य पूछ सकता है आपको, सत्य असत्य पूछ सकता है। धाराओं का पूछेगा तो धाराओं का मिलान करवा लेगा आपसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछे, धाराओं नगर पालिका के परिसीमन। मैंने अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि परिसीमन है नगर पालिका परिसीमन वो है धारा 3 में, धारा 3 में। तो ये तो आपको पता हो गया कि परिसीमन धारा 3 में हमें ये बताना है कि असत्य कथन, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, किसी भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित बाहर है वो नहीं किया जा सकता और एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो धारा 3 में साफ साफ दिया हुआ है कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। किसी भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, यानी नगर पालिका क्षेत्र समाप्त भी किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित बाहर नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसमें होगा कि नगर पालिका से अपवर्जित यानी बाहर किया जा सकता है और एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका गलत कौन सा हो गया, असत्य हो गया ऑप्शन 3। ये किस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई नगर पालिका है, ठीक है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, यहाँ तो कोई भी जो क्षेत्र होगा वो है आपके नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, तो आपका ये सही हो गया। किसी भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है, यानी जो नगर पालिका जैसे ये नगर पालिका है तो इसको समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। जो इसका लास्ट में जो राजपत्र में जो पत्रित होगा वो आपका मान्य होगा, ठीक है। तीसरा है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से बाहर नहीं किया जा सकता है। जैसे ये कोई नगर पालिका है, इसका जो इतना पार्ट है इसे नगर पालिका से बाहर किया जा सकता है, तो इसमें जो सदस्य होंगे उनका क्या होगा, उन्हें फिर उस दिन से जिस दिन इनको बाहर किया गया यानी इस हिस्से को नगर पालिका इस हिस्से को बाहर किया गया है तो उससे जो वो सदस्य होंगे उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और उन्हें अलग कर दिया जाएगा। एक नगर पालिका 2 भागों में बांटा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है आपके। जैसे ये कोई नगर पालिका है तो इस नगर पालिका के 2 पार्ट किए जा सकते हैं, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी, तो 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो ये एक अलग से पार्ट ए है, ये अलग से नगर पालिका बन जाएगी, और पार्ट बी यानी बी है ये अलग से नगर पालिका बन जाएगी। और एक ये भी है, जैसे ये आपकी कोई नगर पालिका है, इसके पास में कोई ए गाँव है, जैसे ए गाँव है तो इसको भी नगर पालिका बनाया जा सकता है, यानी ए गाँव को भी नगर पालिका बनाया जा सकता है, यानी इस नगर पालिका में ए को भी जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन,
हम भारत के लोग हैं यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में और संविधान की प्रस्तावना में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि आपको भारत की प्रस्तावना है वो पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमारे भारत के यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय हैं? कुल नगर निकाय वो कितनी है? 216, 10, 34 और 172। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपसे सीधा डाटा पूछे तो राजस्थान में कुल नगर निकाय है वो है 216। अब बाकी की बात करें तो अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम की बात करें तो वो कितनी है? 10 है। अगर नगर परिषद की बात करें, नगर परिषद, तो नगर परिषद की बात करें तो वो कितनी है? 34 है। नगर निकाय है वो 216 है, नगर निगम 10 है और नगर परिषद है वो कितनी है? 34 है। अभी हम नगर पालिका की बात करें तो वो कितनी है? 172 नगर पालिका। तो राजस्थान की अभी कितनी है नगर पालिका? 172, नगर परिषद 34, नगर निगम 10 और नगर निकाय कुल कितने हैं? 216। ये डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी डाटा होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाती रहती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपके एग्जाम तक आपका बार बार रिविजन हो जाए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक है नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। इनमें से कौन सा लक्षण है वो संघीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता है वो संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों क्या है? संघीय लक्षण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार है वो किस तिथि को बनाया जाता है? आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर राजस्थान से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जिसमें आपको त्योहार का माह है या आपसे तिथि पूछ लिया जाए। तो अभी फिलहाल आगे आपका जो गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाने वाला है। तो गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल तृतीया, पौष शुक्ल तृतीया, माघ शुक्ल तृतीया और चैत्र शुक्ल तृतीया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी आज से 6-7 दिन बाद है ये आपके गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? यानी इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इस अधिनियम में कुल 340 धाराएं हैं। कौन सा अधिनियम? राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009, इस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो इस अधिनियम में कुल 340 धाराएं हैं। इस अधिनियम में 8 अनुसूचियां हैं और इस अधिनियम को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है और यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बना था। तो हम बात करें हमारे एक्ट 2009 की, तो इसमें अगर धाराओं की बात करें, धाराएं हैं वो इसमें है 344। ठीक है, अगर इसमें अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय है 17, अध्याय है 17। अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचियां हैं 6, अनुसूचियां कितनी हैं? 6। इस अधिनियम का संपूर्ण राजस्थान में लागू होना, तो ये हाँ संपूर्ण राजस्थान में केवल किसको छोड़कर? छावनी बोर्ड को, यानी छावनियों को छोड़कर, छावनियां को छोड़कर है, जो छावनी बोर्ड होते हैं उनको छोड़कर, जो कि ओनली एक अजमेर में है, तो उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये एक्ट है वो लागू है। अब बात करें कि यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बना था। हाँ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 11 सितंबर 2009 को। अगर ये पूछ ले लागू कब हुआ, तो ये हुआ 15 सितंबर 2009 को। तो इससे रिलेटेड आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। इस अधिनियम में धारा कितनी है? 344, तो ये आपका असत्य हो गया। इस अधिनियम में धारा जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? 6, ये भी आपका असत्य हो गया। इस अधिनियम को छावनी बोर्ड में
राजस्थान में छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू है, तो ये भी असत्य हो गया। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को कानून बना, यानी राजपत्र में जो है ये पत्रित हुआ था, तो आपका ये बिल्कुल सही है। तो अगर सत्य होगा तो आपका ऑप्शन डी। तो इस प्रकार इस एक्ट से संबंधित ये जो नॉर्मल चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इसकी हम बात करें तो जिसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पूरी मंत्रिपरिषद है, अगर वो ये देखें कि पूरी किसके, अगर पूरी हम देखें तो वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर ये देखें किसी व्यक्ति के लिए तो ये होती है किसके, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली और बूंदी शैली। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाथद्वारा शैली। पिछवाई जो आपकी चित्र शैली है वो नाथद्वारा शैली के लिए प्रसिद्ध है, और किसके लिए है? जो पिछवाइयाँ हैं किसे कहा जाता है? जो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित इसमें जो चित्रण होता है वो बोले जाते हैं पिछवाई। तो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो नगरपालिका की जो संरचना है, पहले तो हम देखते हैं कौन सी धारा में है, तो ये धारा 6 में है। धारा 6 में नगरपालिका की संरचना है, ठीक है। हमने धारा 5 याद की थी, 5 में क्या था? 5 में था नगरपालिका की स्थापना और निगमन। फिर हमने बात की थी कि धारा 8 में क्या है? धारा 8 में है शासन, यानी नगरपालिका का जो शासन है वो किस में निहित होता है? तो नगरपालिका का शासन, ठीक है। 9 की हमने देखा था, 9 क्या है? वार्डों का विभाजन। 10 में हमने देखा था कि वार्डों का निर्धारण, यानी निर्धारण है वो कहाँ से होता है? उत्तर पश्चिमी कोण से होता है। तो अब तक हमने कितनी याद कर ली? धारा 6 में नगरपालिका की क्या होगी? संरचना होगी। धारा 5 में क्या होगी? स्थापना और निगमन होगा। धारा 8 में शासन, धारा 9 में वार्डों का विभाजन और धारा 10 में वार्डों का निर्धारण। इस प्रकार हम 1 से 10 आज है वो याद करके ही जाएंगे। अब हमने देख लिया कि नगरपालिका की संरचना है वो धारा 6 में होती है। अब इसमें पूछते हैं कि असत्य कथन की पहचान करनी है। तो मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा, ये आपका बिल्कुल सही है। और अगर कोई एक्ट होता है तो उसमें ये भी बोला जाता है कि महिला सदस्य होगी, तो इसमें आप एक ही ध्यान रखना कि इसमें साफ साफ लिखा है धारा 6 में कि एक सदस्य है, कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्यों को धारा 24 व 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निर्हर घोषित किया जा सकता है। जो धारा 24 और 35 में जो दिए गए, 35 में कौन कौन सी निर्भरताएं दी गई है? जो धारा 28 और धारा 29 में जो निर्भरताएं हैं वो किस में दी गई है? 35 में वही दी गई है। तो धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निर्भर घोषित किया जाएगा। धारा 24 में कौन सी है? जो धारा 35 और 41 में है। धारा 35 और 41 में है। तो अगर आपको ये अभी धाराएं याद नहीं है तो आपको इतना याद रखना है कि मनोनीत सदस्यों को धारा 24 और 35 में जो भी निर्भरताएं घोषित की गई है, ठीक है। आगे बात करें कि नगरपालिका का संरचना का उल्लेख धारा 6 में है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। नगरपालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका फर्स्ट सही है, मनोनीत सदस्यों में एक सदस्य दिव्यांग होगा। 24 से 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के तहत निर्भर घोषित किया जा सकता है। नगरपालिका की संरचना धारा 6 में है। अब बात करें कि नगरपालिका की संरचना में केवल 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो आपका सही क्या होगा? तो जो आपकी धारा 6 है, धारा 6 में 3 प्रकार के सदस्य है, ना कि 2 प्रकार के। 3 कौन कौन से? एक तो होता है पदेन सदस्य, दूसरा कौन सा होता है? निर्वाचित सदस्य, और तीसरा होता है मनोनीत सदस्य। आपके जो पदेन सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, यानी जो आपके जो MP और MLA होते हैं वो होते हैं,
ठीक है। तो आप पदेन सदस्य हो जाएंगे लोकसभा और विधानसभा सदस्य। निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इसमें निर्वाचित सदस्य हैं, अगर हम एक्ट हमारे नगर पालिका एक्ट 2009 की बात करें तो उसमें कम से कम दिए गए थे, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए 13 सदस्य। लेकिन अभी ये संशोधन करके कितने कर दिए गए, 20 सदस्य, कम से कम 20 सदस्य कर दिए गए। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, ये संशोधन से हुआ है तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो निर्वाचित सदस्य कम से कम आपके अगर एक्ट की बात करें तो 13 दिए हुए थे, लेकिन अभी इसमें संशोधन करके कितने कर दिए गए, कम से कम 20 सदस्य कर दिए गए। तो निर्वाचित सदस्य कम से कम 20 होने ही चाहिए। अब बात करें मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत सदस्य होते हैं 6, 8, 12। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में आपके कितने हो गए, 6, 8, 12। तो ये आपकी धारा 6 है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था, यानी सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना था। जापान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे पहला लिखित संविधान है, ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस कब आता है, 9 अगस्त को आता है, 9 अगस्त को। और इस दिन कहाँ हुआ, बांसवाड़ा में हुआ। कौन सी नदी पे हुआ, हरण, एरव, अनास और चाप। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी, अनास नदी पर है वो विश्व आदिवासी दिवस पर नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है। तो ये भी क्वेश्चन है वो आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। तो राजस्थान की सबसे पुरानी नगर निगम की बात करें तो वो हमारी कहाँ पे है, अजमेर, ऑप्शन सी। कब, 1966 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अजमेर में। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व किसका प्राप्त है, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदन में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो ऑप्शन सी। मैं आपके लिए अगर बात करूं इंडियन पॉलिटी और पार्ट बी, इनके क्वेश्चन मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे से बना के लेके आ रही हूँ, ताकि और साथ में मैं आपको पूरा सोल्व भी करवाती हूँ, आपको पूरा डिटेल से बताती भी हूँ, ताकि आपकी तैयारी है, यानी हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले एग्जाम तक 14 मई तक कि हमारा एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो आप क्लास को है वो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कोई जो नया फैक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। आगे बात करें हमारा अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेला है वो मुख्यतः जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, ग्रासिया, सैरिया, भील और मीणा। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैरिया जनजाति से। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि सीताबाड़ी मेला है वो मुख्यतः कहाँ भरा जाता है, यानी कहाँ लगता है, तो ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। ये देखिए वापिस आया क्वेश्चन कि हमें मिलान करना है। धारा 9 वार्डों का निर्धारण, धारा 10 वार्डों का विभाजन, धारा 6 में आरक्षण 6(3) में और धारा 8 में पदावधि। तो इसमें हमें सही कौन सा सुमेलित है वो बताना है। तो धारा 9 में वार्डों का निर्धारण नहीं है, धारा 9 में वार्डों का विभाजन है, तो 9 में तो ये होएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। धारा 10 में वार्डों का निर्धारण है, तो इसमें ये होएगा, तो ये भी सुमेलित नहीं है। धारा 6(3) में यानी 6(3) में आरक्षण, तो ये आपका बिल्कुल सही है। धारा 8 में पदावधि, धारा 8 में पदावधि नहीं है, पदावधि किस में है, धारा 9 में है। नगर पालिका की पदावधि यानी कब से कब तक होगा पदावधि, वो धारा 7 में है, धारा 7 में है। यानी जब जो पहली बैठक होती है शपथ लेने के बाद, जो पहली बैठक उससे 5 वर्ष तक, 5 साल तक, तो पदावधि है धारा 7 में। धारा 8 की बात करें तो धारा 8 में क्या है, नगर पालिका में निहित शासन, क्या होएगा, निहित शासन। तो धारा 8 में है निहित शासन।
तो हमने है वो धारा 10 तक पढ़ ली। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी धारा है। अगर धारा 1 की बात करें, धारा 1 की बात करें तो 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, एक्ट का संक्षिप्त है वो नाम हो गया, ठीक है। और उसमें प्रारंभ की एक्ट है वो कब प्रारंभ हुआ, तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया धारा 1 में। धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं, परिभाषाएं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो अध्याय फर्स्ट है यानी जो एक्ट है नगर पालिका एक्ट 2009, इसमें 17 अध्याय मैंने आपको बताया। अगर ये पूछ ले कि जो 17 अध्याय का प्रथम जो आपका अध्याय उसका नाम, तो उसका नाम है प्रारंभिक, प्रारंभिक। तो ये आप याद रखना, प्रथम अध्याय का नाम ही प्रारंभिक है और उसमें धाराएं कितनी है, 2 धाराएं हैं। धारा फर्स्ट और धारा सेकंड है, ये प्रारंभिक अध्याय 2 में है, प्रारंभिक अध्याय 1 में है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर हम धारा 3 की बात करें तो धारा 3 में क्या है, परिसीमन, धारा 3 में है परिसीमन। धारा 4 की बात करें तो उसमें क्या है, उपबंध। उपबंध किस हिसाब से कि जो कि उपबंध होंगे अनुपयुक्त, अनुपयुक्त उपबंध होंगे तो उन पर राज्य सरकार है वो छूट दे सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि धारा 4 में अनुपयुक्त उपबंध हो तो उन पर छूट राजस्थान सरकार, यानी हमारी राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार छूट दे सकती है। धारा 5 की बात करें तो धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन, स्थापना और निगमन, स्थापना और निगमन। और धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में क्या है, धारा 6 में है नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना, जिसमें संरचना में कितने प्रकार के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जो निर्वाचित सदस्य है वो संशोधन करके कितने कर दिए गए हैं, 20 सदस्य, कम से कम 20 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। धारा 7 की बात करें तो उसमें है पदावधि, यानी 5 वर्ष पदावधि, धारा 7 में। धारा 8 की बात करें तो उसमें है शासन, नगर पालिका का जो शासन निहित होगा। धारा 9 में वार्डों का क्या है, विभाजन है, धारा 9 में विभाजन है। और धारा 10 में, धारा 10 में क्या है, वार्डों का निर्धारण, यानी उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम के कोण से होएगा वो वार्डों का निर्धारण होएगा। तो आपको 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको अच्छे से धाराएं याद करवा दी हैं और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो मैंने आज आपको ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप है वो हर रोज़ जो जितने भी टेस्ट करवाती हूँ मैं, आप एग्ज़ाम तक ज़रूर लें ताकि आपकी अच्छे से अच्छे है वो तैयारी हो जाए। और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लास शेयर करें उनके साथ भी। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।